हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली ये जो टॉपिक है ये सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर इसे आप सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर में पढ़ेंगे। इसका नाम है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और मैं इस पर वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी के एमएससी बायोटेक के सिलेबस का जो 3rd यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को जो डिटेल है वो मैं जब क्लास होगी आपके साथ गूगल मीट पर तब आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि मेरी क्लास में आने से पहले हर दिन मैं एक वीडियो डालूंगी आपको, जो भी मैं आपको बेसिकली सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। तो जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होगा उसका वीडियो आपको क्लास से एक दिन पहले मैं अपलोड कर दूंगी। आपको सिर्फ करना ये है कि उस वीडियो को पॉज करके अपना नोट प्रिपेयर करना है और वो वीडियो देख के मेरी क्लास में आना है। मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास पे इस वीडियो को आपके साथ डिस्कस करूंगी, टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, डॉक्टर अरविंद शुक्ला सर पढ़ाएंगे। मैं अभी 3rd और 4th यूनिट का आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट करना है सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस लिखना है आंसर लिखते टाइम। तो उसमें आपको जो भी पॉइंट्स हम आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं वो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। जैसे कि इसमें इस टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन इंक्लूड करा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंक्लूड करा है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। देन उसके बाद मैंने प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड करा है, आरएनए का ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड करा है। तो ये सब आपको पहले सिनॉप्सिस की हेडिंग तले लिखना होगा, है ना। वो अच्छा रहता है, इट गिव्स एन आइडिया टू द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाट टू राइट इन द टॉपिक। ये एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर कर देता है कि आपको टॉपिक में क्या क्या मेन पॉइंट्स आएंगे ये आपको पता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है हमें जब भी आप मतलब अपना आंसर लिखें कि एमएससी में जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो हम आपको कोशिश करते हैं, सभी कोशिश करते हैं कि आपको अप टू डेट रिसर्च के हिसाब से टॉपिक को अपडेट करें और अभी तक उस टॉपिक पे क्या काम हुआ है ये आपको बताएं। तो वो आपको कैसे कवर करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है उससे पहले मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का डायरेक्टर होता है और मोस्टली सेल में सेंट्रली प्लेस्ड होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में होती है और प्लांट सेल में वैक्यूल के कारण इट इज़ पुश्ड टूवर्ड्स दी पेरिफेरी। लेकिन एनिमल सेल में, ज़्यादातर एनिमल सेल्स में इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर में होती है। और यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जो हमारे सेल का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है। यानी कि न्यूक्लियस क्या है, रिपोजिटरी है, एक तरीके से बैंक है जेनेटिक मटेरियल का, पूरा जेनेटिक मटेरियल। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो एमएससी में आकर भी इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि सेल है तो सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए में जीन है। ये बात का जवाब देने में स्टूडेंट्स एमएससी तक कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए में जीन है, जीन में डीएनए है। तो सदैव याद रखिएगा कि डीएनए में जीन है। जीन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है हेरिडिटी का, जिसे मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, है ना। तो वो सबसे छोटा फैक्टर होता है जो कि हेरिडिटी का ट्रांसमिशन करवाता है। तो न्यूक्लियस जो है उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो डीएनए कंटेन करता है और डीएनए में जीन होता है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस जो है उसके हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। न्यूक्लियस को कवर करती हैं 2 मेम्ब्रेन्स जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इस डायग्राम से आप समझें तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि न्यूक्लियस को कवर करती हुई ये 2 मेम्ब्रेन आप देख पाएंगे जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये 2 मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही होंगी। इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे दाने भी दिख
रहे होंगे, जो कि राइबोसोम्स हैं, है ना। तो इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हैं वो मिल करके एक पूरा सेटअप बनाती हैं, जिस सेटअप को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर एनवेलप में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर एक गैप से अलग है ना। यहाँ पर ये गैप आपको क्लियरली दिख रहा है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये गैप से सेपरेटेड है। इस गैप को कहते हैं, यहाँ पर होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक चैनल है किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए और न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए। यदि और मैं इसको डिटेल में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड है। इस न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर लैमिना है ना। इन मेम्ब्रेन के अंदर एक फेश, जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इन दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जॉइंट पर जो आपको एक गैप दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं ट्रंकेटेड है ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन। ये कहीं कहीं बीच में टूटी हुई एक रास्ता प्रोवाइड कर रही है, एक चैनल प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि कोई भी बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आ सके। बट कोई भी मीन्स कोई भी नहीं आएगा, कोई भी कौन? प्रोटीन्स आ सकते हैं, आरएनए आ सकते हैं, वो अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। तो ये जो चैनल है यही हमारा टॉपिक है। इस चैनल को कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे जाने से पहले हमें पहले समझ, जैसे अगर हमसे कोई पूछे महाकाल मंदिर कहाँ है तो हम सीधे महाकाल मंदिर की बात तो नहीं कर सकते ना, हमें एक बैकग्राउंड उज्जैन का देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन है जहाँ महाकाल मंदिर है। तो उसी प्रकार से यदि हमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी है तो थोड़ा सा आइडिया हमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप के बेसिक स्ट्रक्चर का होना चाहिए, तब हम ठीक से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को और उसके फंक्शन को समझ पाएंगे। यदि हम न्यूक्लियर एनवेलप के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनवेलप 3 चीज़ों से बना होता है। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियर लैमिना और तीसरा है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहले यदि हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो 2 प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनर यानी अंदर की तरफ, एक तो बाहर की तरफ की मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। डायग्राम से समझिए, ये बाहर की तरफ की आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं जिस पे ये छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ईआर के साथ कंटिन्यूशन में होती है। और ईआर आप सब जानते हैं 2 प्रकार का होता है, आरईआर और एसईआर। तो आरईआर जो होता है वो राइबोसोम से, उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और ये जो अंदर की तरफ दिख रही है ये इनर मेम्ब्रेन है ना। ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रही है ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारा आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उनके अंदर, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन आप समझ गए। आउटर मेम्ब्रेन जो है इस पर राइबोसोम से स्टडीड होते हैं। सभी मेम्ब्रेन की तरह ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये भी फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन का यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर बात करें तो मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, विच इज स्टैंडर्ड बाय प्रोटीन। बीच बीच में प्रोटीन्स जो हैं वो ढसे होते हैं और आसपास लिपिड की बाइलेयर होती है। बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड होता है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर, वो भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और यदि मेम्ब्रेन के अंदर में बात करूं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फाइब्रस नेटवर्क होता है। एक फाइबर
फाइबर जैसा नेटवर्क होता है जो कि इन मेम्ब्रेन्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस फाइब्रस नेटवर्क को हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। इस फाइब्रस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लैमिना, जो कि एक या एक से अधिक प्रोटीन्स का बना होता है और ये प्रोटीन्स कहलाते हैं लेमिन्स। ठीक है, एक या एक से अधिक प्रोटीन का बना होता है, ये कहलाते हैं लेमिन्स। ठीक है, ज़्यादातर जो मेमेलियन सेल्स होते हैं उनमें 4 टाइप के लेमिन्स होते हैं, A1, B1, B2 और C, और ये सभी 60 से 80 kD फाइब्रस प्रोटीन के होते हैं और इनका काम होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन यानी सेल का जो ढांचा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स जिसमें आते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े होते हैं और साइटोस्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ गए। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियर एनवेलप काहे काहे से बना होता है? 3 चीज़ों से। कौन कौन सी चीज़ें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर लैमिना होता है, जो कि एक फाइब्रस मेशवर्क होता है टिश्यूज़ का, है ना, और जिसका काम होता है मेम्ब्रेन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और लैमिना में स्पेशल प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें लैमिन्स बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये लैमिन्स 4 प्रकार के होते हैं, A1, B1, B2 और C, और ये लैमिन्स 60 से 80 kD प्रोटीन्स होते हैं और रिलेटेड होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से या साइटोस्केलेटन से, और बेसिकली इनका काम होता है न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको पोर दिख रहे हैं, जिन पोर के थ्रू, जिन चैनल के थ्रू कोई भी प्रोटीन या कोई भी आरएनए न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है या न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है, इस पोर को, इस चैनल को कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एकमात्र चैनल, एकमात्र कनेक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसके थ्रू पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि प्रोटीन, आरएनए और जो भी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर का मतलब समझते हैं विच इज़ डिविजिबल इनटू चार्जेस, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, है ना। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लार्ज होता है और उसका डायमीटर होता है 120 nm का। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 125 मिलियन का। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास किसने दिया था? मैंने थोड़ा सा नाम दे दिया, यदि आपको साइंटिस्ट का नाम याद रहे तो याद रखिएगा। रिचलेट ने 1990 में दिया था। ठीक है, देन इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है वो हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो एक सेंट्रल चैनल की तरह दिखता है। एक्चुअली जब हमें पढ़ाया गया था ये टॉपिक तो हमारे सर ने हमें कहा था कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे आप बैलगाड़ी के पहिए से रिजेंबल करके देखिए तो बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बैलगाड़ी का पहिया मेरे ख्याल में सबने देखा होगा, सेंटर में एक बड़ा होल होता है और आसपास में से स्पोक्स होते हैं। वो डायग्राम पर्टिकुलरली मुझे मिला नहीं नेट पे, वरना मैं ज़रूर देती। जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे आप कहेंगे तो बना के बताऊंगी, पर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि उसमें क्या होता है। सेंटर में एक बहुत बड़ा होल होता है और आसपास में स्पोक्स होते हैं, जस्ट जैसा बैलगाड़ी का पहिया होता है वैसा ये होता है। और ये स्पोक्स जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, और कहीं कहीं पे ये फ्यूज्ड होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप से फ्यूज्ड होते हैं, जिससे कि एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है। ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का, पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। पर ये पूरा व्यू नहीं है, ये एक साइड का डिटेल्ड व्यू आपको आ रहा है, पूरा व्यू जो है ये आपको नहीं दिखेगा। अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि इसमें एक सेंट्रल चैनल होता है, ये सेंट्रल चैनल है और आसपास में से स्पोक्स होते हैं। जो सेंट्रल चैनल होता है उसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 nm का सेंट्रल चैनल होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो चैनल होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 40 nm का होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी कि सेंट्रल चैनल के अपार्ट जो स्पोक रिंग असेंबली है उसमें 8 छोटे चैनल्स भी होते हैं, मतलब
मतलब ये सेंट्रल चैनल के अलावा 8 छोटे चैनल्स भी होते हैं, और जो छोटे चैनल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है सेंटर का वो 10 mm होता है, ठीक है। और ये भी ओपन चैनल होते हैं, छोटे चैनल। जितने भी चैनल आपको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे दे आर ऑल ओपन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड RNAs, ठीक है। और इसी की मदद से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ करेंगे और सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स का सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का वो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसमें एक सेंटर में लार्ज चैनल है और उसके आसपास ठीक उसी प्रकार से जैसे बैलगाड़ी के पहिए में होता है सेंटर में एक बड़ा चैनल और उसके आसपास के ऐसे स्पोक्स या रिंग्स हैं, और वो जो रिंग्स हैं यहाँ पर उसमें भी छोटे चैनल हैं जिन सब के थ्रू कोई भी मटेरियल अंदर आ रहा है न्यूक्लियस के और वहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको बता रहा है कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर, ये देखिए ये जो पोर्स दिख रहे हैं ना आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन कहीं कहीं ट्रंकेटेड है, ये जो पोर है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। इस पोर्स के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, है ना, और RNA जो है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि RNA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, ठीक है। DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होती है, और RNA बनने के बाद रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसलेशन कहलाती है और वो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। अब इस तरह से जो सबसे पहला हमारा सब हेडिंग बनेगा वो बनेगा सिलेक्टिव इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू न्यूक्लियस। किस तरीके से जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में जाएगा, तो कांस्टेंट सिलेक्टिव ट्रैफिकिंग प्रोटीन की देखी गई है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाते हैं, कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। मतलब एक्चुअली जो प्रोटीन बनने का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है ना, यानी कि जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। वो तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन बनने के बाद न्यूक्लियस में जाते हैं, है ना, और हमेशा के लिए न्यूक्लियस में रह जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो बनने के बाद न्यूक्लियस जाते तो हैं लेकिन वापस लौट के साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, ठीक है। तो सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड दीज प्रोटीन्स इंक्लूड DNA, हिस्टोन, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्प्लाइसिंग फैक्टर एंड मैनी अदर। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ह्यूमन जीनोम की स्टेबिलिटी के लिए, जैसे RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्प्लाइसिंग फैक्टर और बहुत सारे दूसरे। तो प्रोटीन्स जो हैं वो जब न्यूक्लियस के पास अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। कोई भी प्रोटीन, इसे ऐसे समझिए, मुझे अगर किसी के घर जाना है तो मैं सीधे तो किसी के घर जाकर अंदर नहीं घुस पाऊंगी, मैं उसी के घर जा सकती हूँ ना जिस घर में मुझे कोई जानने वाला हो या मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे घर के अंदर जाने का रास्ता बताए और मुझे घर के अंदर लेके जाए। तो वही काम प्रोटीन के साथ होता है कि प्रोटीन जब न्यूक्लियस में जाता है बनने के बाद तो वो प्रोटीन अकेले नहीं जाता, वो मीडिएट होता है एक स्पेशल सीक्वेंस से जिसे कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, जो कि NPC यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से के थ्रू मूवमेंट को डायरेक्ट करती है। अगर ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस ना हो तो प्रोटीन कभी भी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा। इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस को टी सेल के अंदर आइडेंटिफाई किया था। टी सेल अभी आप डिटेल में इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, वैसे अभी आप इतना समझ लीजिए कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। टी सेल के अंदर ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है ये आइडेंटिफाई करी गई थी, जो कि 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये 7 अमीनो एसिड से बनी एक सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जाने का रास्ता बताती है, ठीक है। अब ये जो 7 अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस लोकलाइजेशन सीक्वेंस में ज़रा सा भी म्यूटेशन हो गया या एक भी अमीनो एसिड हट गया या रिप्लेस हो गया तो प्रोटीन जो है वो बाहर से अंदर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस नहीं
नहीं पहुंच पाएगा। इस सीक्वेंस का ऐसा रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ताकि प्रोटीन बाहर से अंदर पहुंच सके। ठीक है, और ये भी देखा गया कि अगर इस सीक्वेंस में म्यूटेशन है तो भी प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये जो सीक्वेंस है ये अगर किसी सिस्टम में बाहर से डाल दी जाए, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस की स्टडी के लिए और वहाँ पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर बाहर से प्रोवाइड कर दी जाती है तो इस सीक्वेंस के प्रोवाइड होते ही प्रोटीन टारगेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर ये सीक्वेंस कंटिन्यूस नहीं है, जरूरी नहीं कि ये सातों अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूस ही हो। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन में ये देखा गया था कि ये जो सीक्वेंस है ये दो भागों में बटी हुई है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लाइसिन और अर्जिनाइन का पेयर है विच इज फॉलोड बाय 10 डिफरेंट अमीनो एसिड, यानी कि पहले क्या हो गया, लाइसिन और अर्जिनाइन का पेयर हो गया, उसके बाद 10 दूसरे अमीनो एसिड हो गए, फिर उसके बाद वापस से 4 बार लाइसिन का पेयर आ गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कंटिन्यूस नहीं हुई, ये सीक्वेंस थोड़ी दूरी पर है, पास तो है लेकिन एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। लाइसिन अर्जिनाइन है, फिर बीच में 10 अमीनो एसिड है, फिर 4 बार लाइसिन का पेयर है। तो अगर ये जो बीच के 10 अमीनो एसिड है ना, इनमें अगर म्यूटेशन होता है तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस पहुंच जाएगा, प्रोटीन के अंदर जाने पे कोई मनाही नहीं होगी। लेकिन ये जो लाइसिन अर्जिनाइन का पेयर है, ये जो 4 बार अर्जिनाइन की सीक्वेंस है, अगर इस मेन सीक्वेंस में कहीं कोई अमीनो एसिड कम या ज़्यादा होता है तो फिर प्रोटीन विल नॉट बी डायरेक्टेड टू द न्यूक्लियस, है ना। बात को थोड़ा समझिए कि यदि जो सीक्वेंस है उस ओरिजिनल न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस के अंदर अगर कोई चेंज होता है, लाइसिन अर्जिनाइन का पेयर है, फिर 10 अमीनो एसिड है, फिर 4 बार लाइसिन का पेयर है, तो हमारी सीक्वेंस कौन सी है, ये लाइसिन अर्जिनाइन का पेयर और ये 4 बार अर्जिनाइन का लाइसिन के सीक्वेंस, ये हमारी सीक्वेंस है। ये जो बीच में 10 अमीनो एसिड है ना, ये हमारे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। अगर इन बीच के 10 अमीनो एसिड्स में म्यूटेशन होता है तो वो हमारे प्रोटीन को न्यूक्लियस तक टारगेट होने से नहीं रोक पाएगा, यानी हमारा प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बनके कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन अगर इस पहले सीक्वेंस के पहले टुकड़े में या दूसरे टुकड़े में किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन होता है, कोई अमीनो एसिड कम या ज़्यादा होता है, तो पूरा का पूरा जो हमारा न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसे कहते हैं बाइपार्टेट। जब कोई भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस 2 हिस्सों में बटी हो तो उसे कहते हैं बाइपार्टेट। यानी अभी तक हमने क्या समझा, हमने बात करी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की, फिर हमने कहा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है उसकी महत्ता इसमें है कि उसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर कोई भी प्रोटीन, कोई भी आरएनए या कोई भी स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल अंदर भी जा पाता है और बाहर भी आ पाता है। हमने सबसे पहले बात करी कि किस प्रकार से साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के होने के बाद जो बने हुए प्रोटीन होते हैं वो न्यूक्लियस तक जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन ऐसे ही उठकर न्यूक्लियस नहीं चला जाता, एक विशेष प्रकार की सीक्वेंस होती है जो उसे न्यूक्लियस तक पहुंचाती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, जो कि बेसिकली 7 बेसिक नेचर के अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और कोई ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस कंटिन्यूस हो सकता है कि इस सीक्वेंस 2 टुकड़ों में मिले। 2 टुकड़ों में पाए जाने वाली न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस को बाइपार्टेट कहते हैं। ठीक है, और अगर इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में कहीं कोई अमीनो एसिड कम या ज़्यादा हुआ है या किसी प्रकार का म्यूटेशन हुआ है तो ये प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाने देगा। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस के अंदर अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हुआ है तो प्रोटीन बाहर से साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस 2 टुकड़ों में है, बाइपार्टेट जिसे कहते हैं, अगर उस तरह से है तो बीच का हिस्सा जो कि सीक्वेंस का भाग नहीं है, अगर बीच के हिस्से में कोई म्यूटेशन होता है तो
वो प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने पे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस ड्रॉ करके भी उन्होंने बताई है ना, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे ये तो पर्सनली पूछें, फ़ोन पे पूछें, जब जूम मीट में हमारी क्लास होगी तब पूछें, या आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक भाग की। हमने किस तरह से, ये हमने देखा कि प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से उसका ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर बोलनी है, यहाँ पर जो देखनी है हमको, वो ये है कि एनर्जी के लेवल पे क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रोटीन होता है जो कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस के साथ जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं इम्पोर्टीन। इम्पोर्टीन प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है वो एक्चुअली जुड़ता है प्रोटीन के साथ, और एनर्जी भी रिक्वायर होती है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। ध्यान रखिएगा, एनर्जी हमारी बॉडी में ज़्यादातर एटीपी के फॉर्म में कंज्यूम होती है ना। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की कॉस्ट पे ये स्टेप होता है कि किस तरह से इम्पोर्टिन प्रोटीन से जो है, मतलब ये जो है ये बता रहा है कि प्रोटीन किस तरह से न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस से बाइंड होगा, और वो बाइंडिंग में भी कौन मदद करता है, तो इम्पोर्टिन प्रोटीन जो है वो मदद करता है ना। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली, है ना, और वो इम्पोर्टिन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इम्पोर्टिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, है ना। और जो प्रोटीन है उसका अल्फा सब यूनिट जो है इम्पोर्टिन का, उससे प्रोटीन बाइंड करेगा, और इस तरह से एनर्जी भी कंज्यूम होगी, वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरह से प्रोटीन इम्पोर्ट कर लिया जाएगा न्यूक्लियस में, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस पहुँच जाएगा। एक और प्रोटीन, एक तो इम्पोर्टिन हुआ जिसके अल्फा सब यूनिट के साथ प्रोटीन बाइंड करता है, और दूसरा एक और प्रोटीन है यहाँ पे रैन, जो कि इम्पोर्टिन के सब यूनिट्स के डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इम्पोर्टिन बाइंड ही इसलिए कर पाता है प्रोटीन से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रैन प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टिन और रैन। अब यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाते हैं, और न्यूक्लियस में आने के बाद वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बनते साइटोप्लाज्म में हैं, न्यूक्लियस आते भी हैं, लेकिन ये पूरा टाइम न्यूक्लियस नहीं रहते, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये जो घूमने वाले प्रोटीन होते हैं, ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट करने वाले प्रोटीन होते हैं, इनको हम कहते हैं शटलिंग प्रोटीन्स। ठीक है, जो हिंदी का एक वर्ड होता है जो बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन आप अपने रिमेम्बरेंस के लिए उसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक शटल्ले जैसे ये घूमते रहते हैं, इधर से उधर, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, इनका मूवमेंट ट्रू एंड फ्रो चलता रहता है, इसलिए इन प्रोटीन्स को कहते हैं शटलिंग प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स है जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का इम्पोर्ट कैसे हुआ, यानी कि प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म में, इम्पोर्टिन से जुड़ा और बाइंड होने के बाद अल्फा सब यूनिट ऑफ इम्पोर्टिन से बाइंड होने के बाद कैसे अंदर आ गया, एनर्जी भी लगी वहाँ पर, और कैसे वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आ गया। और यहाँ पर उसकी मदद और किसने की, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस ने, जो कि क्या थी, 7 अमीनो एसिड्स, 7 बेसिक रिच अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस थी। ठीक है, जिसके साथ ये, जिसकी मदद से और इम्पोर्टिन प्रोटीन की मदद से प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ गया। इस तरह से प्रोटीन का इंपोर्ट हुआ, लेकिन अब प्रोटीन का एक्सपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, प्रोटीन का एक्सपोर्ट भी तो होता है। मैंने बताया कि कुछ प्रोटीन सदैव न्यूक्लियस में नहीं रहेंगे, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाते रहेंगे। तो प्रोटीन के इंपोर्ट के लिए जैसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स होते हैं, वैसे ही प्रोटीन के एक्सपोर्ट के लिए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रिसेप्टर्स द्वारा पहचाने जाते हैं, और जिनका भी काम होता है कि वो सीधे प्रोटीन से बाइंड करें और प्रोटीन को न्यूक्लियस के बाहर पहुंचा दें। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है NF-κB, जो कि अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर ही इनएक्टिव फॉर्म में रखता है ना।
एंड देन उसके मतलब ये अपने आप को ये बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही इसे सिग्नल मिलते हैं, इसका जो KB भाग है वो एक्टिवेट होता है और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये इम्पोर्ट हो जाता है और अंदर न्यूक्लियस में चला जाता है। ये NF-KB जब हम T सेल एक्टिवेशन पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में तब भी इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसका कि मेन काम है ट्रांसक्रिप्शन को मीडिएट करना। और ये किस तरीके से बाहर जो रहेगा साइटोप्लाज्म में तो इनएक्टिव रहेगा, परिस्थितियाँ मिलने पर ये एक्टिवेट होगा और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियस में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA। अभी तो मैंने प्रोटीन की बात करी, अब RNA जो है वो कैसे साइटोप्लाज्म में जाता है, क्योंकि देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो है यानी कि DNA से mRNA का बनना है, ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है और mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है यानी कि ट्रांसलेशन वो साइटोप्लाज्म में होती है। इसलिए जो RNA न्यूक्लियस में बना है कहीं ना कहीं उसका साइटोप्लाज्म में जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो RNA का ट्रांसपोर्ट है ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होता है और साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब तक RNA साइटोप्लाज्म नहीं पहुंचेगा तब तक जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब RNA का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, RNA प्रोटीन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और यहाँ पे RNA प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनना खुद ही एक सिग्नल होता है जिससे कि ये पता पड़ता है कि RNA जो है वो अब रेडी है टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए RNA क्या है, रेडी है। ठीक है, प्री RNA और mRNA एसोसिएटेड होते हैं एक सेट ऑफ 20 प्रोटीन से, आफ्टर विच दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। ये एक्चुअली 20 प्रोटीन्स होते हैं जो कि जुड़े होते हैं प्री RNA से या mRNA से, और जिसके बाद कभी भी RNA अकेला न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, वो सदैव प्रोटीन के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाकर ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे HNRNP प्रोटीन होता है जिसको शटलिंग प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल लगा होता है और जो mRNA को साइटोप्लाज्म तक ले जाने का काम करता है। याद रखिएगा HNRNP प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट शटलिंग प्रोटीन है। शटलिंग प्रोटीन मतलब वो जो घूमता रहता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से बैक न्यूक्लियस। ठीक है, तो HNRNP प्रोटीन जो है उसमें न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है जो कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराएगा mRNA का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये mRNA को एक्सपोर्ट करवाएगा अप टू साइटोप्लाज्म। देन राइबोसोमल RNA जो होते हैं दे आर असेंबल्ड विथ राइबोसोम प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। राइबोसोमल RNA एक्चुअली राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ ही न्यूक्लियस में रहते हैं और फिर उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और जब भी RNA का ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में तो वो हमेशा सिग्नल्स के थ्रू ही होगा, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स उसमें काम करेंगे और RNA कभी भी खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सदैव प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर ही उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू mRNA, tRNA एंड rRNA विच फंक्शन इन साइटोप्लाज्म, SNRNA फंक्शंस विद इन द न्यूक्लियस एज ए कंपोनेंट ऑफ RNA मशीनरी। SNRNA जो होता है, जो mRNA, tRNA और rRNA होते हैं ये साइटोप्लाज्म में काम करते हैं, लेकिन जो SNRNA होता है वो जो है वो अपना काम, अपना योगदान न्यूक्लियस में रहकर ही देता है। प्रोटीन सिंथेसिस में या जो भी उसका काम रहता है वो न्यूक्लियस में रहकर ही करता है। These RNA are initially transported from the nucleus to the cytoplasm where they join with proteins to form functional SNRNP and return to the nucleus। जो ये RNA हैं ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाते हैं, वहाँ जाकर ये प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन होते हैं और एक फंक्शनल SNRNP प्रोटीन बना लेते हैं और ये बनने के बाद वापस से ये जो SNRNA, शायद ये RNP गलत यहाँ पे लिखा गया है, फंक्शनल SNRNA बना लेते हैं और ये SNRNA जो है ये वापस न्यूक्लियस में रिटर्न आ जाता है और न्यूक्लियस में रहकर ही ये अपना काम करेगा, ये साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा। ठीक है, देन प्रोटीन्स दैट बाइंड टू 5' कैप ऑफ SNRNA appear to be involved in the export of SNRNA to the cytoplasm, whereas sequences present on SNRNA proteins are responsible for the transport
ऑफ SNRNA फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि जो प्रोटीन 5' कैप एंड पर, mRNA के जो 5' एंड होता है उसकी कैपिंग होती है, ये हम ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ेंगे कि उसको कैप कर दिया जाता है मिथाइल ग्लूटानाइन से। देन इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है F' कैपिंग के लिए, वही प्रोटीन्स एक्सपोर्ट करवाते हैं SNRNA का साइटोप्लाज्म में, है ना। मतलब उन्हीं प्रोटीन्स की मदद से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जो है ये SNRNA जाता है और जहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और फिर वापस साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस में आ जाएगा। ये एक शटलिंग प्रोटीन है एक प्रकार का SNRNA। ये साइटोप्लाज्म जाएगा, जो भी इसका रेलेवेंट काम है वो करेगा और फिर वापस से वो काम करके कहाँ आ जाएगा, वापस से ये न्यूक्लियस में आ जाएगा और अपना रिमेनिंग वर्क जो है वो न्यूक्लियस में करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या क्या देखना है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हमें इंट्रोडक्शन देखना है, न्यूक्लियर एनवेलप देखना है कि उसमें क्या क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आती हैं, है ना, न्यूक्लियर लेमिना आता है और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आता है। फिर हमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर समझना, किस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स RNA और प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है छोटे छोटे चैनल से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से, ये समझना है। और उसके बाद हमें मेनली ये देखना है कि प्रोटीन का किस तरह से साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट होता है न्यूक्लियस में और किस तरह से प्रोटीन का एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान रखना कि जब प्रोटीन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस आता है तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस काम करती है, जो कि 7 अमीनो एसिड का स्ट्रेच है, और जिसमें अगर कोई म्यूटेशन हो गई तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस नहीं पहुंच पाएगा। और यही प्रोटीन जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर जो एक्सपोर्ट सिग्नल्स है वो काम करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोटीन को याद रखना, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस प्रोटीन को लाता है ना, और जिसके अल्फा सब यूनिट से जुड़ के प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आता है ना। और इसी प्रकार से यदि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक वापस प्रोटीन जाएगा तो वो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल की मदद से जाएगा। अंदर आएगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तो वो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट सीक्वेंस सिग्नल और लोकलाइजेशन सीक्वेंस की मदद से आएगा। और अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जा रहा है तो मतलब वो न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे याद रखिएगा आप इसे। ठीक है, देन ये जो लोकलाइजेशन सीक्वेंस है ये बाईपार्टेड भी हो सकती है, यानी 2 हिस्सों की सीक्वेंस हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रोटीन का नाम ध्यान रखिएगा और शटलिंग प्रोटीन्स ध्यान रखिएगा। शटलिंग प्रोटीन भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि वो प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस आते हैं और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जाते हैं और आना जाना उन जिनका लगा रहता है, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, उनको कहते हैं शटलिंग प्रोटीन्स। ठीक है, देन इसके बाद RNA का ट्रांसपोर्ट ध्यान रखिएगा, SNRNA न्यूक्लियस में होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें किस तरह से RNA जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। कभी भी RNA अकेला नहीं आएगा, सदैव प्रोटीन के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाकर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। देन जैसा कि मैंने अभी आपको टॉपिक स्टार्ट करते वक्त बताया था कि एक तो आपको हर आंसर में सिनॉप्सिस बनाना कंपलसरी है, और सिनॉप्सिस बनाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम MSc लेवल पे आंसर लिखते हैं या कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जो भी अप टू डेट की रिसर्च है पर्टिकुलर टॉपिक में वहाँ तक उस टॉपिक को कवर करें। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी लेटेस्ट रिसर्च हुई है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड उसे यहाँ सम अप करने की। जैसे कि जो कबास्की और शेवैट हैं, इन्होंने 2015 में प्रोटीन कॉमन प्रोटीन फोल्ड्स बताए न्यूज़ में, एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल NPC स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन्होंने ये बताया, इन्होंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं उनके जो फोल्ड हैं उन पर इन्होंने रिसर्च करी और ये बताया कि उन फोल्ड्स में अगर किसी तरह का कोई म्यूटेशन आ जाए तो जो पूरा का पूरा NCP है यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर भी अल्टर हो जाएगा और इसका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं रह पाएगा।
देन इसी प्रकार से 2019 में जो एक रिसर्च हुई उसने कोरिलेशन इस्टेब्लिश करा एनसीपी स्ट्रक्चर और डिजीजेस के बीच में। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। उन्होंने बताया कि अगर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिफेक्टेड है तो इट कैन इवन लीड टू डिजीजेस लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड एजिंग भी फास्ट होती है यदि आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ठीक नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हो इसका जैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इट फास्टन्स एजिंग। जैसे टीलोमेयर के लिए कहा जाता है ना कि टीलोमेयर जिसका जितना छोटा उसकी लाइफ जो है वो उतनी छोटी होती है, नेचुरल डेथ आपकी उतनी पास होती है। तो उसी प्रकार से अगर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिफेक्टेड है तो इट लीड्स टू एजिंग एंड मेनी ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसी प्रकार से एक और रिसर्च में ये बताया गया कि जो एनसीपीज हैं दे कंप्राइज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ 34 यूनिक प्रोटीन विथ एग्जैक्ट नंबर डिपेंडिंग ऑन दी स्पीशीज। मतलब एनसीपी की जो प्रोटीन्स हैं वो भी ट्रेस कर लिए गए हैं, 34 यूनिक प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है एनसीपी, है ना। देन एलिग्रेटी अटेल ने 2020 में इन्वेस्टिगेट किया दैट एट द टाइम ऑफ सेल ऑटोफेगी, यानी कि आपको पता होगा कि जो सेल का लाइजोसोम होता है वो सेल को खा जाता है, तो अगर सेल में ऑटोफेगी की कोई कंडीशन होती है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या बर्ड ऑफ हो जाता है और उसके बाद सेल का डिग्रेडेशन होता है ना। सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होने वाला जो पार्ट होता है सेल का वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। देन एक और रिसर्च से ये प्रूफ हुआ कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक सिग्नल्स होते हैं, न्यूक्लियस के जो सिग्नल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उन सिग्नल्स के थ्रू जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। तो ये अभी तक का इस पे डाटा था। इसके बाद आप फ्री हैं, अगर आप और कोई अच्छी रिसर्च इसमें ढूंढ सकते हैं तो ढूंढकर मुझे भी बताएं, बाकी इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये अप टू डेट की नॉलेज है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो गया, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्लास में या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है मैं ऐसे ही हर दिन वीडियो अपलोड करूँगी आपके रिलेवेंट टॉपिक का, और फिर आप लोग जब वीडियो देख लेंगे, नोट उतार लेंगे, उसके बाद हम क्लास में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।